मज़दूर ढाबा वर्कर्स ढाबा 28 मार्च से शुरू हुआ। पहले एक नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले ढाबे की शुरुआत हुई लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद, और लगभग एक महीने सवा महीने तक ये एक ढाबा था जिसके ज़रिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मज़दूर इलाकों में हम लोग लगभग 1000 मज़दूर साथियों तक बना हुआ खाना पैक करके पहुंचा रहे थे। उसके बाद हमें ये लगा कि ये प्रयास मज़दूरों के साथ मिलके मज़दूर इलाकों में ही किए जाने चाहिए, और ये ढाबा जो मज़दूर ढाबा है ये मज़दूरों के साथ मिलके मज़दूरों के द्वारा चलाया जाना चाहिए। और इस तरह की परंपरा मज़दूर आंदोलन में रही है, लोग जानते हैं, और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी था कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस काम की शुरुआत हुई वर्कर्स ढाबा के नाम पर, उसे मज़दूर अपना ढाबा माने, और इसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ तक सिर्फ खाना ना बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। और लिहाजा फिर हमने सुभाष कैंप ब्रिटानिया वहाँ पर एक ढाबे की शुरुआत की, जिसको वहाँ के जो स्थानीय लोग थे और मज़दूर थे उन्होंने खुद ही उसको चलाना शुरू किया, बनाना, उसकी पैकिंग करना, उसको बांटना, ज़रूरतमंद जो मज़दूर हैं उन तक पहुँचाना, वो काम वहाँ शुरू हुआ। और उसके बाद हमने वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इलाकों में एक है, जहाँ स्टील मज़दूर काफ़ी बड़ी संख्या में काम करते हैं, जो ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हो गए लॉकडाउन के समय में, वहाँ हम विश्वविद्यालय से जो मज़दूर ढाबा चलता है वहाँ से लगातार वहाँ पर बना हुआ खाना पहुँचाया जाता था। उसके बाद हमें ये लगा कि अब वहाँ पे इसकी शुरुआत करनी चाहिए, और उस इलाके में इस तरह का इतिहास भी है जहाँ मज़दूरों ने अपने लिए, अपने साथियों के लिए हड़ताल के समय में या ऐसे समय में जब उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत थी, इस तरह के सामूहिक प्रयास का इतिहास उस इलाके में भी रहा है और मज़दूर आंदोलन में भी रहा है। इस लिहाज से वहाँ पे एक और ढाबा शुरू किया 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल से वहाँ पर सारे मज़दूरों के द्वारा ही, महिलाएं, पुरुष, उन्हीं के ज़रिए वो ढाबा पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। शुरुआत में लगभग 1200, 1300, कभी 1400 मज़दूर साथी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे आते थे, उनके लिए खाना बनता था। अब क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस इलाके से अपने गाँव को लौट चुके हैं तो थोड़ा संख्या कम हुई, लेकिन अभी भी लगातार 800 से 900 मज़दूरों को रोज़ वहाँ उनके लिए खाना बनता है मज़दूरों के द्वारा, और वहीं पे बांटा जाता है। विश्वविद्यालय में जो मज़दूर ढाबा चलता है, यहाँ से आसपास के मसलन पुल बंगश, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में, ईस्ट दिल्ली में खजूरी खास, उसके अलावा आनंद पर्वत में जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मज़दूर रहते हैं, वहाँ उन ईदगाह के पास काफ़ी सारे मज़दूर हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में वहाँ काम करते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ से बन के पैक होके जाता है। तो और बाकी जो 2 इलाके हैं, वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में मेनली वहीं के मज़दूर साथियों के लिए खाना बटता है, और सुभाष कैंप में भी 2 बस्तियां हैं, रैक पिकर्स की बस्ती है, और एक रेलवे लाइन के किनारे एक बड़ी मज़दूर आबादी है वहाँ। लेकिन उसके अलावा आसपास के इलाकों से जब पता लगता है कि वहाँ ज़रूरत है साथियों को, मज़दूरों को, तो वहाँ पे बनाया जाता है। तो लिहाजा 3 जगह चल रहा है, लेकिन यहाँ से काफ़ी जितना हमारी कोशिश रहती है कि जितना जगह पे हम पहुँच सकें, ये है। चंदा मोटे तौर पे हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के ज़रिए देश भर में और देश के बाहर जो विदेश में दोस्त हैं उनसे इकट्ठा किया। मोटे तौर पे मज़दूर साथियों का इसमें योगदान बड़ा है, पैसे के तौर पे नहीं है, लेकिन इसकी व्यवस्था दो ढाबों में वो सारी व्यवस्था उन्हीं ने संभाली हुई है। यूनियन में जो दोस्त हैं उन लोगों का व्यक्तिगत योगदान कुछ रहा है, लेकिन बतौर यूनियन मज़दूर ढाबा को चलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं। शुरुआत में हम लोग मटर, सोयाबीन, दाल की खिचड़ी बनाते थे, जो पहले हफ्ता 10 दिन चला। उसके बाद मज़दूर साथियों ने कहा कि अब हम खिचड़ी के अलावा भी और कुछ खाना होना चाहिए, तो अब मसलन हम एक दिन कद्दू पूरी बनाते हैं, कभी लौकी, चना और चावल
कभी लौकी और पूरी, कभी सफ़ेद छोले, काले छोले, मिक्स दाल और रोटी, पूरी, चावल, इस कॉम्बिनेशन में इन चीज़ों को बनाया जाता है। शुरुआत में हमने सोचा था कि हम लोग खुद इस काम को करेंगे, लेकिन जितना बड़ा स्केल है और क्योंकि खाना सही बनना बहुत ज़रूरी था, जो हम में से किसी को उतना अनुभव या समझ नहीं है कि आप 3000 लोगों के लिए खाना बना सकें, तो लिहाजा हमने ये सोचा कि हम प्रोफेशनल जो खाना बनाने के लोग हैं वो आए। लेकिन जो लोग यहाँ प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे हैं वो दरअसल हाफ़ वेजेस पे काम, उन्होंने खुद अपनी तरफ से जो आमतौर पे जो वेजेस वो लेते हैं उससे आधे पे वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो वॉलंटरी उन्होंने खुद अपनी तरफ से प्रपोज़ किया कि इस काम के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। और दरअसल शुरुआत में हमने कोशिश की थी कि ये ढाबा हम 2 समय चला पाएँ, और इसके लिए हमारी चर्चा, हमने काफ़ी कोशिश की कि हम इसकी चलाने में इसको योगदान करें, इसको ऑर्गेनाइज़ करें, डिस्ट्रीब्यूशन में, पैकिंग में हम रहें, लेकिन कम से कम इसकी जो राशन है वो अगर मुहैया करवाया जाता हो तो हम शायद ज़्यादा बड़े स्केल पे कर सकते थे। हम 3000 की जगह शायद 10,000 लोगों तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला उस बातचीत का। और सरकार की तरफ से हमें या किसी संस्था, प्रशासन की तरफ से न कोई मदद मिली, हालांकि कोई बड़ी रुकावट का हमें सामना नहीं करना पड़ा, न कोई मदद हुई। देखिए, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना एक बहुत नई चीज़ है मज़दूरों के लिए भी, और ये मानना कि वो इस ऐसी स्थिति में सोशल फिज़िकल डिस्टेंसिंग को कर पाएंगे, ये कुछ हद तक मध्यम वर्गीय एक समझ है जो उस इलाके को नहीं जानते हैं। अगर हज़ारों लोगों पर एक बाथरूम है, हज़ारों लोग एक टैप से पानी पीते हैं, सभी वहाँ घर बहुत छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर काफ़ी मुश्किल है कि आप एक से दूसरे लोग अगर जाएं तो वो एक दूसरे के संपर्क में ना आ पाएँ। तो वहाँ पर ऐसे इलाकों में ज़्यादातर मज़दूर बस्तियों में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग लगभग नामुमकिन है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से लगातार ये दिखा हमें कि खुद काफ़ी मज़दूर काफ़ी सचेत थे। पुलिस शुरू में ये हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे उन्होंने कई बार लोगों को मारा, डंडे चलाए कि आप लोग बीमारी बढ़ा रहे हैं, और पुलिस का रवैया लोगों के प्रति ये रहा कि ये लोग बीमारी फैलाएंगे। हम लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन मज़दूरों के साथ काफ़ी बार बुरा व्यवहार हुआ, और हम लोगों को लगातार लेकिन मज़दूरों को समझाते रहना पड़ा कि आपको इसको ध्यान में रखना है। तो पुलिस ने बाद में आके हमारी बात हुई तो वो लाइन लगवाने में कुछ मदद करना शुरू किया, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि ये सारा काम पुलिस के बगैर हो पाए, क्योंकि पुलिस का रवैया मज़दूरों के प्रति हमेशा पीटने वाला रहा है कि ये बीमारी फैलाने वाले हैं। जो नॉर्थ कैंपस में ये ढाबा चल रहा है, इसमें दरअसल ज़्यादातर जो वॉलंटियर्स हैं 20 के आसपास लगभग रहते हैं साथी, वो ज़्यादातर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और कुछ साथी हैं जो विश्वविद्यालय से पहले पढ़े हैं वो आते हैं। डूटा के कुछ साथी हैं, डूटा के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं नंदिता नारायण, वो आती हैं। काफ़ी सारे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथी हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो किसी संगठन में नहीं है लेकिन लगातार आते हैं। चंदा भी इकट्ठा करते हैं, पैकिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ की सारी सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं पे है। तो जैसे ये वज़ीरपुर में या सुभाष कैंप में ढाबा मज़दूर चलाते हैं, यहाँ टीचर और स्टूडेंट चलाते हैं। ढाबों को बंद करने का प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहा जा रहा है कि आप अब कितने दिन तक चलाएंगे, लोगों की तो आदत बना देंगे आप, उनको तो फ्री में जब तक आप खाना खिलाते रहिए वो लोग आते रहेंगे। तो हमें ये सलाह बिना मांगे, ये सलाह अक्सर प्रशासन के अंदर कुछ लोग हैं जो लगातार देते रहते हैं कि अब आपको समेट लेना चाहिए, अब लोगों के काम शुरू हो गए हैं। लेकिन ये दरअसल ये ऐसा ये सच नहीं है। और ये दिल्ली में जो मज़दूर हैं और जो लॉकडाउन के जो फ़र्क से जो उनकी ज़िंदगी में जो फ़र्क पड़े हैं उसके बारे में बिल्कुल उथरी समझ का नतीजा है ये मानना कि ये बंद कर दिए जाने चाहिए। दरअसल इन ढाबों को और ऐसे तमाम प्रयासों को लंबे समय तक चलाए जाने की ज़रूरत है, और उसका एक मोटा कारण ये है कि ज़्यादातर मज़दूर और उनके परिवार जो इस प्रक्रिया के दौरान बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके काम लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि उनके काम शुरू हो गए हैं। उनमें से ज़्यादातर मज़दूरों को मार्च, अप्रैल, मई के वेजेस नहीं दिए गए हैं।
जो फैक्ट्री मालिक हैं या जो मसलन बहुत सारे लोग जो घरों में काम करते हैं डोमेस्टिक वर्क का, उन लोगों ने उनको कोई वेजेस नहीं दिए हैं और अभी उनके काम भी नहीं खुले हैं। तो लॉकडाउन खुलने का मतलब मज़दूरों की ज़िंदगी वापस काम वापस आ गए हैं, वापस ये नहीं है। और इसका कुछ लोगों के लिए ज़रूर काम खुला है, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रियां आधे मज़दूरों के साथ काम कर रही हैं और ज़्यादातर तरह के काम अभी शुरू नहीं हुए हैं लॉकडाउन खुलने के बावजूद, रिलेटिवली कुछ हद तक खुलने के बावजूद। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये ज़रूरत लंबे समय तक अभी रहेगी। सरकार के कम्युनिटी किचन दरअसल जो स्कूलों से चल रहे हैं उनके बारे में ज़्यादातर मज़दूरों का ये कहना है कि वहाँ बहुत ही ख़राब खाना उनको मिलता है। जहाँ हम लोगों ने ढाबा शुरू किया वहाँ पर लोगों ने उन स्कूलों से खाना लेना बंद कर दिया। हमें लगता है ये मज़दूर ढाबा एक मज़दूरों के साथ मिलकर उनके सवालों को, उनके मुश्किल समय में इस तरह के प्रयास ऐतिहासिक रूप से हुए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। और इन प्रयासों को दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है। और ऐसे समय में जब लगातार मज़दूर विरोधी व्यवस्थाएं हमारे सामने आ रही हैं और ज़्यादातर पिछले 3-4 साल में, चाहे वो नोटबंदी हो या लॉकडाउन जिस तरह से अनाउंस किया गया बिना तैयारी के, ये लगातार मज़दूरों के ख़िलाफ़ मज़दूर कानून बदल दिए गए। इस दौरान बहुत सारे प्रयास हुए जो वापस लेने पड़े, जहां मज़दूर कानूनों को ही पूरी तरह से ताक पे रखकर अर्थव्यवस्था को दोबारा चलाने की कोशिशें की जाने की बात होती रही। तो हम ऐसे दौर में जहां मज़दूर विरोधी होना एक सामान्य सी बात, मज़दूर विरोधी नीतियां और सरकार एक सामान्य बात है। ऐसे में इस तरह के प्रयासों की बहुत ज़रूरत होगी जहां नए प्रयोग किए जाएं, मज़दूरों को एक साथ रहने के, एक साथ काम करने के, एक साथ अपने संकट के समय में एक साथ एक दूसरे के साथ रहने के। और ये मज़दूर ढाबा उन्हीं ऐतिहासिक प्रयासों को से सबक लेते हुए एक प्रयास था। हालांकि ये सीधे तौर पे राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है, एक सामूहिक नागरिक अभियान के तरह से ये प्रयास किया गया, लेकिन इन प्रयासों के ज़रिए ये परंपरा दोबारा से शुरू हो।